गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप? तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। आज दोस्तों इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे जो अपने बंकिम चंद्र चटर्जी है उनके बारे में। साथ ही अपन इसरो और जो आईसीएमआर है इन संस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। और साथ में ही एक क्वेश्चन है राजस्थान की बोलियों के बारे में, उसके बारे में भी अपन इस लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इसरो का एक दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया गया है थूथुकुडी तमिलनाडु में। कहाँ बनाया गया? थूथुकुडी तमिलनाडु में इसरो का एक दूसरा स्पेस सेंटर बनाया गया है जो कि इसरो को बहुत आगे ले जाएगा। यहाँ से जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों अपन जान लेते हैं इसरो के बारे में। तो दोस्तों इसरो है जिसे इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है अर्थात नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूशन है, जिसका हेडक्वार्टर अपने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों इस संस्थान का मुख्य कार्य भारत में अंतरिक्ष संबंधी जो नीति होती है उनको प्रोवाइड करवाना है, अर्थात जो अंतरिक्ष से संबंधित जो टेक्नोलॉजी होती है उनको बनाना है। साथ ही ये उपग्रहों, यान, साउंडिंग रॉकेट, जो भू प्रणाली का जो विकास होता है उसका विकास करती है, उपग्रह को लॉन्च करती है, रॉकेट को लॉन्च करती है, आदि का काम करती है। गाइस 1962 में एक समिति का गठन किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। कब कब किया गया था इस समिति का गठन? 1962 में। लेकिन क्या हुआ कि 15 अगस्त 1969 में, तब 15 अगस्त 1967 में एक संगठन के रूप में इसका गठन किया गया। जब पहले ये समिति थी जब बनी थी 1962 में, फिर 1969 में इसे एक संगठन के रूप में नामित किया गया और इसे वर्तमान नाम दिया गया इसरो, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नाम दिया गया, जिसे वर्तमान में अपन इसरो के नाम से जानते हैं। गाइस सॉरी, इसरो की अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इसरो ने अपना जो पहला स्पेस लॉन्च किया था, उपग्रह लॉन्च किया था, वो आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 में यूएसएसआर, उस समय का जो सोवियत संघ था, उसके जो एक रॉकेट थे उसकी सहायता से लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसका नाम है, जो महान एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। यह उपग्रह है वो 5 दिन तक काम किया था, फिर ये बंद हो गया था। लेकिन ये भारत की इंटरनेशनल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ठीक है, भारत ने आर्यभट्ट को लॉन्च करके स्पेस पे अपने झंडे गाड़ दिए थे। दोस्तों 7 जून 1979 में भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है भास्कर, जिसे 1979 में लॉन्च किया गया था। इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। गाइस 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो पहले भारत निर्मित एक प्रक्षेपण यान रॉकेट है SSLV-3, उसके द्वारा भारत ने लॉन्च किया था। अर्थात जो रोहिणी उपग्रह है वो भारत ने स्वयं के जो रॉकेट होता है उसके द्वारा लॉन्च किया था। उपग्रह था रोहिणी 1980 में। दोस्तों बाद में इसरो ने अन्य जो रॉकेट होते हैं, जो लॉन्चर व्हीकल होते हैं जिनसे अपन उपग्रह को लॉन्च करते हैं, उनका निर्माण किया, जिसमें प्रमुखता ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात PSLV, एक भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात GSLV। तो इसरो ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की PSLV और GSLV का निर्माण करके। दोस्तों 2014 में इसरो ने जनवरी 2014 में GSAT-14 का एक GSLV D5 प्रक्षेपण स्वदेशी रूप से जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसे बना हुआ एक रॉकेट विकसित किया। अर्थात भारत के पास पहले जो रॉकेट थे उनमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग नहीं होता था और भारत ने स्वदेशी रूप से क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया और रॉकेट का निर्माण किया। दोस्तों सॉरी, इसी साल भारत ने मंगलयान पर भी
जो मंगल ग्रह है उस पर भी सफलतापूर्वक अपना उपग्रह भेजा, और ऐसा करने वाला पहले प्रयास में ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। अर्थात भारत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल पर पहुंच गया था। ये नासा की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दोस्तों, नासा यूएसएसआर की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अलावा जो रेड प्लेनेट यानी जो मंगल पर पहुंचने वाला, इस तरह भारत है वो विश्व का चौथा देश बन गया। पहला नासा था, फिर यूएसएसआर था, फिर जो इंटरनेशनल जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है वो थी। उसके बाद में चौथा देश कौन बना? भारत, जो कि मंगल पर अपने पैर जिसने जमाए थे। दोस्तों, इसरो की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 15 अप्रैल 2017 की। इस दिन इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जब इसरो ने 104 ये सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो इसमें जो सैटेलाइट का प्रयोग किया गया था वो PSLV C-37 था। कौन सा था? PSLV C-37 का इन्होंने प्रयोग किया था, और एक साथ 104 सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च किया था। दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणंतरवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो किसे दिया गया? कौन से राष्ट्रीय पुरस्कारों में? 69 जो फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें, तो जो इसमें वहीदा रहमान है उनको यह फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो दोस्तों, हाल ही में जो अपनी आंध्र प्रदेश सरकार है, वहां पर जो पिछड़ा वर्ग के जाति के जो लोग हैं उनके लिए सरकार एक जातिगत जनगणना करवाने का आदेश दिया। अर्थात वहां पर जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश वाली, वो अपनी विभिन्न जातियों की जनगणना करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाता है? तो दोस्तों, ड्रोन है आज के क्षेत्र में, आज के युग में ड्रोन की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इसके द्वारा बहुत से काम किए जा सकते हैं। इसके अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फायदे हैं। तो इसके पॉजिटिव फायदे में लेते हुए ICMR ने ड्रोन के माध्यम से हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दवाइयां पहुंचाने का काम शुरू किया। दोस्तों, ये ICMR है, एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ICMR है वो जैव अनुसंधान को तैयार करने, समन्वय करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की एक सर्वोच्च निकाय संस्था है। गाइज, इसका गठन 1911 में किया गया था, जब इसे इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जब ये बनी थी 1911 में, तो इसका नाम अलग था, इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन। बाद में 1949 में इसका नाम बदल दिया गया और वर्तमान नाम ICMR रख दिया गया, अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है दोस्तों, ये विश्व की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक संस्था मानी जाती है। ठीक है, यह जो संस्था है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यह स्वास्थ्य सेवा विभाग के जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंडर आती है। ठीक है, यह कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मिनिस्ट्री के तहत आती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, तो बताइए। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है सॉरी वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1911 में। वर्तमान नाम रखा गया 1949 में। विश्व की सबसे ओल्डेस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान है और हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों, यह न तो कोई वैधानिक निकाय है और न ही एक ये नियामक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ना तो वैधानिक निकाय है और न ही नियामक निकाय है। दोस्तों, इसको जो फंडिंग की जाती है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है इस परिषद में, तो वो दिया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, इसके जो शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। इस परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं ये। गाइस, जैव आयुर्विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सदस्यता में एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड होता है, जिसके द्वारा इसके वैज्ञानिकों और तकनीकी मामलों में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, क्या होता है? इसका एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड होता है, जो कि जो विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी होती है, साइंस होती है, उसके बारे में ही एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। गाइस, इस बोर्ड में मुख्य रूप से वैज्ञानिक सलाहकार दल, वैज्ञानिक सलाहकार समितियां,
विशेषज्ञ, विभिन्न टास्क फोर्स और जो संचालन समितियां होती हैं आदि की सहायता प्रदान की जाती है, अर्थात इनके द्वारा सहायता ली जाती है, जो कि परिषद की विभिन्न शोध गतिविधियों का मूल्यांकन करती है, साथ ही उन पर निगरानी भी रखती है। गाइस, इसके महानिदेशक होते हैं वो परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, और ये जो महानिदेशक होते हैं ये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी होते हैं। उन्हें वित्तीय सलाहकार और वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक प्रभागों के अध्यक्ष का सहयोग प्राप्त होता है। दोस्तों, आईसीएमआर है वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया जो सीटीआरआई है की मेजबानी भी करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 2007 में की थी। इसकी मेजबानी करता है ये क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया की यह मेजबानी करता है, और इस क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है इसका निर्माण किया गया था 20 जुलाई 2007 को। यह भारत में किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों के पंजीकरण के लिए एक निःशुल्क और ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड रखने वाली एक प्रणाली है। दोस्तों, 15 जून 2009 तक नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री एक स्वैच्छिक उपाय था, जिसके बाद ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल इंडिया ने सीआईटीआर में ट्रायल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया। इसका प्रमुख महत्व यह है कि यह पहले प्रतिभागी के नामांकन से पहले नैदानिक परीक्षण के पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, आईसीएमआर है वह 1913 से इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रकाशन भी करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आईसीएमआर है वो आईजेएमआर का अर्थात इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रकाशन करता है, वो भी 1913 से, जब इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, इसके एक साल बाद से। गाइज, आईसीएमआर के राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1918 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कुन्नर, तमिलनाडु के बेरी बेरी पूछताछ के रूप में। सर रॉबर्ट मैक क्रिस्टन ने बेरी बेरी जांच इकाई के संस्थापक माने जाते हैं, जिसे अब NIN के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारत में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो आईसीएमआर के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके शासी निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस बोली को भीलों की बोली भी कहा जाता है। दोस्तों, भीलों की बोली है वो अपनी बागड़ी को कहा जाता है। जो बागड़ी भाषा है वो भीलों की बोली के नाम से भी जानी जाती है राजस्थान में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर जो ये भाषाएं दे रखी हैं इनके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मारवाड़ी बोली के बारे में। तो दोस्तों, मारवाड़ी बोली है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली है। यह बोली राजस्थान के चार संभागों में तथा 13 जिलों में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। इसमें 4 संभाग में आते हैं जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभागों में यह बोली जाती है। जोधपुर संभाग में यह जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही में बोली जाती है। वहीं अजमेर के नागौर संभाग में, बीकानेर के बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू संभाग में बोली जाती है। तो जयपुर के झुंझुनू और सीकर जिले में मुख्य रूप से यह बोली बोली जाती है। दोस्तों, राजस्थान का जो जैन साहित्य और जो चारण साहित्य लिखा गया है वो मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली में ही लिखा गया है, और इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, मारवाड़ी बोली में कौन सी लिपि का प्रयोग है? देवनागरी लिपि का। गाइस, जो बही खातों में बोली का लिपि का प्रयोग होता है उसे महाजनी लिपि कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मारवाड़ी लिपि है उसका साहित्यिक स्वरूप है वो डिंगल भाषा में है। ठीक है, कौन सी भाषा में? दो साहित्यिक स्वरूप होते हैं, डिंगल और पिंगल। तो मारवाड़ी है उसका साहित्यिक स्वरूप है डिंगल। दोस्तों, जो मारवाड़ी साहित्य है इसमें 3 रसों की प्रधानता है, अर्थात 3 रसों का ये त्रिवेणी संगम है, जिसमें वीर रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस प्रमुख रूप से, अर्थात वीरता पर, भक्ति पर और श्रृंगार पर मुख्य रूप से इसमें मारवाड़ी साहित्य की रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, जो वीर सतसई है सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचना है, उसे डिंगल भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वीर सतसई की रचना है वीर सतसई रचना है सूर्यमल मिश्रण की, वो कौन से साहित्यिक स्वरूप में लिखित है? वो डिंगल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। साथ ही जो अपना वेली कृष्ण रुक्मणी है
जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। यह भी मारवाड़ी साहित्य में लिखी गई है, अर्थात मारवाड़ी भाषा में जो बोली है उसमें यह लिखी गई है। और मीराबाई की भाषा है वो भी मारवाड़ी भाषा ही थी। ये पूछ लिया जाता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है, तो यह रचना है अपने पृथ्वीराज राठौड़ की। और वीर सतसई रचना है वो अपने सूर्यमल मिश्रण की द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जो कि मारवाड़ी बोली में ये दोनों रचनाएं लिखी गई है। दोस्तों मारवाड़ी भाषा है उसमें संबंध कारक में के लिए रा, रो और री का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसकी सहायक क्रियाओं की बात करें तो इसकी वर्तमान सहायक क्रिया है, भूतकाल में आती है हो, और भविष्य काल में आती है शु। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ी में न का अणय हो जाता है और ल का अणय हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने पानी पिया, इसका मारवाड़ी में अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे महे महे पानी पियो हो। ठीक है, क्या बोलेंगे, महे पानी पियो हो। दोस्तों मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों के बारे में बात करें तो इसकी उपबोली है ढडकी अर्थात ठटकी, जो कि बाड़मेर की प्रमुख है। थली है बीकानेर की। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि थली बोली है वो किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। कहाँ बोली जाती है, बीकानेर की। बागड़ी है वो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, जो कि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोली है। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां की बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गोडवाड़ी नागौर और पाली में बोली जाती है। वही देव डावाटी है वो जालोर और सिरोही में है। इसके अलावा मेवाड़ी, नागौरी, खेराड़ी, बीकानेरी, जोधपुरी ये भाषाएं हैं, ये मारवाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, इनमें एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि जोधपुरी, बीकानेरी, खेराड़ी ये बोलियां प्रमुख रूप से कौन सी बोली की उपबोलियां हैं, तो ये बोली है मारवाड़ी की उपबोली। ठीक है, कौन कौन सी है मारवाड़ी भाषा की उपबोली, इसमें आती है थली, बागड़ी, मेवाड़ी, नागौरी, खेराड़ी, जोधपुरी, बीकानेरी, शेखावाटी, गोडवाड़ी और देवडावाटी ये प्रमुख बोली है, जो कि मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। अब बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है अपने ब्रज भाषा के बारे में। तो दोस्तों ब्रज भाषा है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। जो अपना अलवर भरतपुर जो क्षेत्र आता है, भरतपुर वाला, उस क्षेत्र में मुख्य रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है, जो कि यूपी से टच करता है। ठीक है, भरतपुर धौलपुर में। दोस्तों यह बोली भरतपुर के कुम्हेर, रूपावास, बयाना तहसील में मुख्य रूप से बोली जाती है। भरतपुर की 3 तहसीलें हैं, कुम्हेर, रूपावास और बयान। वही धौलपुर की यह 2 तहसीलों में बोली जाती है, राजाखोड़ा और सेपू तहसील में। ठीक है, तो 2 जिलों में बोली जाती है ब्रज भाषा, राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में। मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ब्रज भाषा। नेक्स्ट भाषा आ जाती है मेवाड़ी। दोस्तों मेवाड़ी भाषा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग की प्रमुख भाषा है। जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहां पर बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है, मेवाड़ी। ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मेवाड़ क्षेत्र में वो क्षेत्र आ जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग, जिनमें अपना उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा प्रमुख रूप से आते हैं। 5 जिलों में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, कौन कौन से हैं रिपीट कर लेते हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। दोस्तों यह बोली मारवाड़ी से अधिक समानता रखती है, अर्थात यह जो मारवाड़ी भाषा है उसकी उपबोली मानी जाती है। ठीक है, मेवाड़ी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। गाइस भीलवाड़ा में अधिकांश भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली को, जो मेवाड़ी भीलवाड़ा में जो बोली बोली जाती है मेवाड़ी, जो भीलों के द्वारा प्रयोग की जाती है उसे भीलड़ी कहते हैं। ठीक है, भीलड़ी कहाँ बोली जाती है, भीलवाड़ा में बोली जाती है, जो कि मेवाड़ का ही मेवाड़ी भाषा का ही एक उपरूप है। गाइस मेवाड़ी बोली साहित्य रचना कम है, मतलब जो अपना मेवाड़ी में मारवाड़ी साहित्य है वो तो ज्यादा रचा गया है, लेकिन मेवाड़ी में जो साहित्य रचना है वो कम है। अगर रचना की बात करें तो गीत गोविंद रचना है, जो कि जयदेव द्वारा लिखित प्रमुख रचना है, ये मेवाड़ी बोली में लिखी गई है। वही कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है वो भी मेवाड़ी बोली में लिखी गई है। तो ध्यान रखना जयदेव ने जो अपनी रचना लिखी थी गीत गोविंद और जो कीर्ति प्रशस्ति है, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी भाषाओं में लिखित रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं है अपनी मेवाड़ी भाषा में। दोस्तों मेवाड़ी भाषा की प्रमुख ध्वनियां हैं ए और ओ। ठीक है, ए और ओ यहाँ पर बोली जाने वाली प्रमुख ध्वनियां हैं। और जो कुंभा के नाटक है, राणा कुंभा ने जो नाटक वगैरह लिखे थे वो भी मुख्य रूप से
मेवाड़ी भाषा में लिखे थे। अब बात कर लेते हैं अपन बागड़ी बोली के बारे में। तो दोस्तों बागड़ी बोली है वो अपने बागड़ प्रदेश में बोली जाती है। बागड़ प्रदेश में अपना कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? बागड़ प्रदेश में आता है अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में मुख्य रूप से बागड़ी बोली जाती है। ठीक है, ये मारवाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना। बागड़ी है, मेवाड़ी है, वो मारवाड़ी की उपबोलियां है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस छावनी से सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? दोस्तों अपने मॉडर्न इंडिया में 1857 का विद्रोह है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा। तो ये सबसे पहले शुरू किया गया था मध्य प्रदेश की नीमच छावनी से। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश की छावनी थी नीमच, वहां से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नाटक, जो इनकी आनंद मठ रचना है वो किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों जो पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ है वो अपने बंकिम चटर्जी की प्रमुख रचना है, जो कि अपने जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उससे जुड़ी हुई एक प्रमुख रचना मानी जाती है। तो ना दोस्तों अपन इस लेक्चर में विस्तार से बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी बात कर लें। तो दोस्तों ये है अपने बंकिम चंद्र चटर्जी, ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। ठीक है, इनके परिचय के बारे में बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार और कवि थे। गाइस इनका जन्म हुआ था 27 जून 1838 में उत्तर के 24 परगना नेहाटी में हुआ था, जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल के कठपुरा गांव में स्थित है। बतार इनका जन्म 1838 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। गाइस इन्होंने संस्कृत में 2 वंदे मातरम गीतों की रचना की थी। ठीक है, संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। तो ध्यान रखना जो वंदे मातरम गीत है उसके लेखक कौन है, ये पूछ लिया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम है वो संस्कृत भाषा में अपने बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दोस्तों वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक मजबूत विद्रोह हुआ था, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1859 में 1859 में बीए की परीक्षा इन्होंने पास की। गैस कलकत्ता के उपराज्यपाल ने इनको चटर्जी को डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया था। ये 20 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहे और 1891 में ये सेवानिवृत्त हो गए और 8 अप्रैल 1894 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अर्थात 8 अप्रैल 1894 को इनको स्वर्गवास प्राप्त हो गया। गाइस अगर इनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें कि इन्होंने क्या क्या किया, तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है इनका उपन्यास आनंद मठ, जो कि सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि को प्रभावित करता है। सन्यासी विद्रोह हुआ था वो 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। दोस्तों चटर्जी ने अपने साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाल के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रेरित किया और भारत को अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से मिला है। राजू बंकिम चटर्जी ने जो आनंद राष्ट्र गीत लिखा है, वर्तमान में अपना राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा था चटर्जी ने, जो कि आनंद मठ में संकलित है। इन्होंने 1872 में एक मासिक पत्रिका का प्रदर्शन किया जिसका नाम है बंग दर्शन, अर्थात इन्होंने एक इनकी पत्रिका थी बंग दर्शन। तो ध्यान रखना पूछ लिया जाता है कि बंग दर्शन किसकी पत्रिका है, तो आपको पता होना चाहिए। बंग दर्शन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जो कि 1872 में शुरू की गई थी। दोस्तों इस रचना के माध्यम से बंकिम ने एक बंगाली पहचान और राष्ट्रवाद के उद्भव को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है। बंकिम चंद्र चाहते थे कि यह पत्रिका शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करे। दोस्तों 1880 के दशक के अंत में पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया। इनकी पत्रिका थी बंग दर्शन, जिसका प्रकाशन बंद कर दिया। लेकिन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के संपादक बनने के बाद यह पत्रिका फिर से शुरू की गई। हालांकि इसने टैगोर के लेखन को उनके पहले पूर्ण उपन्यास चौखेरी वाली सहित नया बंग दर्शन की राष्ट्रवादी भावना का पोषण करते हुए अपने मूल दर्शन को बरकरार रखा।
गाइस बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसके दौरान पत्रिका ने विरोध किया बंगाल जो विभाजन हुआ था उसका, तथा असंतोष की जो आवाज थी को एक आधार देने का महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है, तो ध्यान रखना बंग दर्शन है वो बंगाल विभाजन को विरोध करती है। गाइस टैगोर का जो अनार सोनार बांग्ला है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। यह पहली बार बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ अर्थात इसका मतलब ये है कि जो बंग दर्शन पत्रिका है उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, का सबसे पहला प्रकाशन है वो बंग दर्शन पत्रिका में ही हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के अन्य साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। गाइस बंकिम चंद्र चटर्जी की संस्कृत में महत्वपूर्ण रुचि थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत का गहनता से अध्ययन किया और वह इस विषय में महत्वपूर्ण रुचि रखते थे। लेकिन बाद में बंगाली भाषा को इन्होंने जनता की भाषा भी बना दिया। ठीक है, अर्थात ये माना जाता है कि बंगाली भाषा को जनता की भाषा बनाने का श्रेय है वो बंकिम चंद्र चटर्जी को ही है। हालांकि दोस्तों इनका जो पहला उपन्यास है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अर्थात इनकी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी सभी भाषाओं पर अच्छी खासी पकड़ थी। अगर इनके प्रसिद्ध उपन्यासों के बारे में बात करें तो वो है कपाल कुंडला, जो कि 1866 में लिखा था, देवी चौधरानी, भिक्षा, ये द पॉइजन ट्री, चंद्रशेखर, राजा राम मोहन राय की पत्नी और कषाणा कांतरवील इनकी प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है इनके उपन्यासों के बारे में, तो कौन कौन से हैं। कपाल कुंडला, कपाल कुंडला है वो चटर्जी का प्रमुख उपन्यास है जो इन्होंने 1866 में लिखा था। फिर उन्होंने लिखा था देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। और फिर इन्होंने लिखा था बीसा वृक्षा, द पॉइजन ट्री। इसके अलावा चंद्रशेखर लिखा था इन्होंने 1877 में, राजा राम मोहन राय की पत्नी और कृष्ण कांतरवील इनके प्रमुख उपन्यास है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है। तो गाइस चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था, पुलकेशिन सेकंड था, वो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ये यहाँ पर आंसर की दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।